This video is for those who are first time appearing in CAPF AC 2023, or maybe you appear in 2024. So this video deals about the basics. All you need to know about this examination, what this examination is, what is the eligibility criteria, what is the syllabus, and other aspects, training, medical, and all things you should know, and that in single video. Okay. So if you are new to this channel, please subscribe the channel so that you can get updates. A lot of things I have already uploaded. बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू एवरीथिंग. इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि ये मैंने फर्स्ट टाइम इसको बना रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे इस पर वीडियोस बने हुए हैं. बट फिर भी जो भी कुछ रेगुलर रूप से नए कैंडिडेट्स जुड़ते रहते हैं, ऑब्वियसली है हर बार आज कोई जो एक्सपीरियंस्ड है, कभी वो न्यू कमर था, तो जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अधिक से अधिक चीज़ों को डिस्कस करूं. ओके. सो फर्स्ट जो है, ये एक आपका ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर है, डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर. जब आप अकेडमी में जाओगे तो आपको डैगो कहा जाता है. ओके. इस वजह से देखोगे डैगो हॉस्टल होता है कि जहां ऑफिसर्स रह रहे हैं, इक्विवेलेंट टू एसीपी इन रैंक. आप इनिशियल टाइम वाले ऑफिसर को शुरू वाले में देखोगे तो बहुत सारे लोग डीवाईएसपी भी लिखते थे. ओके. डीवाईएसपी इन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जो भी है, तो इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन रैंक अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन नहीं करेंगे खुद से ये, लेकिन उनके नेम से जो आपका अपॉइंटमेंट होता है. नेक्स्ट जो है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी. तो एलिजिबिलिटी में जो नेशनलिटी तो ऑब्वियसली है, ये आप इंडियन, लेकिन नेपाल और भूटान वो सर्टेन एग्जाम्स में ये आपको दिए जाते हैं कि जो नेपाल के हैं, भूटान के हैं, लेकिन उसके आधार पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई नेपाल या भूटान का है. वो रूल्स हैं कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट होने चाहिए. तो ये आप ऑब्वियसली आप इंडियन होगे तो उसमें से कोई ये नहीं है, दूसरे नेपाल या भूटान के हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए. नेक्स्ट है, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट. इनिशियल टाइम में देखोगे कि शुरू में फीमेल अलाउ नहीं थी, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, फिर आज के डेट में सारे फोर्सेस में अलाउ कर दिया गया है. इनफैक्ट जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो उस समय भी शायद आईटीबीपी में अभी और बीएसएफ में फीमेल को अलाउ नहीं था, लेकिन आज के डेट में सारे फोर्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में भी जा सकती हैं. एज लिमिट जो है वो जनरल कैंडिडेट के आप हो तो आपका 20 ईयर मिनिमम होना चाहिए और 25 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए. और जो यूपीएससी जो रेगुलर वैकेंसी, देखो असिस्टेंट कमांडेंट है, सिविल सर्विसेज का है, ये रेगुलर वैकेंसी निकलती है, हर साल निकलती है. तो जो रेगुलर वैकेंसी यूपीएससी निकालती है उसमें जो फर्स्ट ऑफ अगस्त जो होता है वो कट ऑफ डेट होता है. और जो वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है, जो कुछ एग्जाम्स यूपीएससी एक तरह से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट करवाती है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो रेगुलर नहीं होता है, तो उसमें कट ऑफ डेट डिफरेंट होता है. नॉर्मली उन एग्जाम्स में कट ऑफ डेट जो होता है वो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म, लेकिन ये आपका एवरी ईयर जो वैकेंसी निकलता है उसमें आपका 1 अगस्त, यानी कि जो कैंडिडेट ये 2023 में 1 अगस्त को 20 ईयर्स कम से कम पूरा कर ले और उनका 25 से कम हो. ओके. सो ही मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1998 and not later than 1 August 2003. They are eligible. Upper age limit prescribed above will be relaxable. आपका रिलैक्सेबल होता है किसमें? देखो 5 इयर्स जो एससी और एसटी कैंडिडेट होते हैं, 3 इयर्स ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनके लिए अप टू 5 इयर्स है, और जो आपके एक सर्विसमैन हैं उनके लिए भी 5 इयर्स है. अब मान के चलो कोई एससी कैंडिडेट है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय है, तो उसके पास 35 इयर्स तो ऑन बिहाफ ऑफ एससी और 5 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद, इसका मतलब है 35. एक सर्विसमैन सेम, यदि ओबीसी है एक सर्विसमैन में तो 20 ईयर और प्लस 5, यानी कि 28 प्लस 5, तो यानी कि 33 इयर्स. ओके. नेक्स्ट आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए.
तो वो ग्रेजुएशन आइदर आप 3 वाले करो या 4 ईयर के हैं या 5 ईयर के हैं, जो भी हैं। सपोज आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो तो 3 ईयर्स का है, बीटेक आपका ये करते हो या और कोई प्रोफेशनल कुछ कोर्सेज करते हो 4 ईयर्स का है, कुछ कोर्सेज हैं आपके 5 ईयर्स के हैं, तो आपका डिपेंडिंग ऑन जो भी आप करते हो। अब सपोज वो अपियरिंग कैंडिडेट हो, यदि अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो भी फिल कर सकते हैं फॉर्म, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है कि यदि आपका जो लास्ट डीएएफ भरने का जो डेट होता है, एग्जाम 2023 में आपका 6 अगस्त को होना है। जब 6 अगस्त को एग्जाम होगा तो आपका जो रिजल्ट है, रिटेन का रिजल्ट है, वो सितंबर एंड तक आ जाएगा कि एनी हाउ, या मैक्स टू मैक्स अक्टूबर। तो सितंबर में सपोज एंड में आ जाता है, उसके बाद मान के चलो कि 15 अक्टूबर से या 10 अक्टूबर से आपको डीएएफ फिल करने का टाइम दिया जाता है, और डीएफ फिल करने का सपोज लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर है, तो आपको 24 अक्टूबर 2023 तक जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो लास्ट डेट जो डीएफ भरने का है उसके पहले तक आपके पास पासिंग प्रूफ होना चाहिए कि यस मैं डिग्री कंप्लीट कर चुका हूं, कर चुकी हूं। ओके, नेक्स्ट आपका जो है, अब ये हर एग्जाम में यूपीएससी लिखती है कि इन एक्सेप्शनल केसेस यूपीएससी may treat a candidate who has not of the any of the foregoing qualification as a qualified candidate। ये होता नहीं है, ये लिख देती है। अब ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको रिकमेंड कर दें कि इस बंदे को रिलैक्सेशन दे दिया जाए तो वो दूसरी चीज है, अदरवाइज ये हर एग्जाम में लिखते हैं। लेकिन देखो वो सिचुएशन तब होता है ना जब एडिक्वेट नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि जितने सीट्स होते हैं उससे मल्टीपल टाइम आपके कैंडिडेट होते हैं, यानी कि लेस देन 1% कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। यानी एक सीट है तो 500 पर सीट्स पे कैंडिडेट होते हैं, 500, 600, 700, 1000 तक कैंडिडेट होते हैं। ओके, सो आपका ये इसमें है कि प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन सेम वो है। जब आप यदि सपोज एमबीबीएस किए हुए हो, बीटेक किए हुए हो या सीएस किए हुए हो तो वो इक्विवेलेंट माना जाता है। अब है रेस्ट्रिक्शन ऑन रीअपियरेंस ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड और रिकमेंडेड। सीएपीएफ में चूंकि सारे फोर्सेस जो 5 फोर्सेस हैं ऑल आर इक्वल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सबको इक्वल ट्रीट करती है, और इस वजह से वंस आप सेलेक्ट हो गए तो आप दोबारा रैंक सुधार करने के लिए नहीं दे सकते हो। हाँ, एक्सेप्शन केस में ये जैसे कुछ कैंडिडेट्स इस बार फर्स्ट टाइम एक तरह से 21 वाले जो प्रिपरेशन है उसमें फर्स्ट टाइम मैंने पर्सनल रूप से कुछ कैंडिडेट्स को इनकाउंटर ऐसा किया कि वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे फिर एग्जाम दिए। इसका कारण क्यों हुआ कि जब लास्ट टाइम वो सेलेक्ट हुए थे तो उनका फाइनल मेरिट लिस्ट तो बन गया था, लेकिन ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन कि उनका जो डॉक्यूमेंट था वो प्रॉपर वेरीफाई नहीं हो पाया था। तो जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया तो उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया। तो फिर उन्होंने अप्लाई किया तो यूपीएससी ने देखा तो फिर उनको लेटर भेजा कि आप तो सेलेक्ट हो चुके थे तो फिर क्यों आप अप्लाई किए हो। तो इन्होंने कारण बताया कि हम सेलेक्ट तो हो गए थे लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं मिला। 2020 वाले में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका जो डॉक्यूमेंट है, सपोज आप ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी एसटी में हो, आप ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाए क्राइटेरिया को, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जब कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया तो इवन इफ फाइनल सिलेक्शन आप ले लिए थे तो माना जाएगा कि आप सिलेक्शन तो नहीं लिए थे। तो ऐसे कंडीशन में ही आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें रैंक के लिए आप इंप्रूवमेंट के लिए नहीं कर सकते हो। जैसे स्टेट पीसीएस या जो सेंट्रल ये गवर्नमेंट का ही जो सीएससी वाला एग्जाम है, आईएएस और आईपीएस वाला, तो उसमें क्या 2 कंडीशन है, यानी कि आइदर आपको आईएएस मिल जाता है या इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इसी 2 जॉब को, 2 पोस्ट को मिलने के बाद आप फिर से एग्जाम नहीं दे सकते हो। बाकी कोई भी पोस्ट आपको मिल जाता है, आईआरएस मिल जाए, आईपीएस मिल जाए, आईआरटीएस मिल जाए, कोई भी मिल जाता है तो फिर आप अपना, आपको जो यदि आपको आईएएस या आईएफएस चाहिए तो आप दे सकते हो। लेकिन इसमें है कि ऑल आर इक्वल। ओके, सारे पोस्ट जो है असिस्टेंट कमांडेंट के ही हैं, तो वंस सेलेक्ट हो गए तो आप रैंक सुधार करने के लिए नहीं दे सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो ये इसमें से क्या है कि मिनिमम आपका मेल यदि हो तो आपके पास 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए,
मिनिमम आपका जो वेट है वो 50 केजी होना चाहिए। यदि फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए। फिर आपका इसमें चेस्ट का कोई ये नहीं है। 46 केजी मिनिमम जो है वो आपका वेट होना चाहिए। और जो मैक्सिमम वाला है वो आप अपना बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई के आधार पे उसको देखना है। ओके। फिर है कि आपके पास यदि एनसीसी का बी या सी का सर्टिफिकेट है तो आपको एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसमें से यदि आपके पास होता है बी और सी तो इंटरव्यू में इन जनरल जो है थोड़ा आपको एडवांटेज मिलता है, लेकिन इट इज नॉट ए गारंटी। हमेशा ध्यान रखो कि मेजोरिटी ऑफ टाइम जो होते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स जो गेन किए हुए रहते हैं इंटरव्यू में, वो नॉन एनसीसी कैंडिडेट होते हैं। तो एनसीसी डजेंट मीन कि आपको मार्क्स मिल जाएगा एक्स्ट्रा, नहीं। एनसीसी है और आप एक प्रूव करते हो कि यस आई एम इंटरेस्टेड, आई वर्कड इन एनसीसी एंड आई लर्न देयर, तो उसमें से आपको फायदा मिलता है। फी आपको 200 लगता है, वो एक्सेप्ट जो है फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट को छोड़ करके बाकी को 200 आप पे कर सकते हो जो भी है। तो ये देखो इंफॉर्मेशन इस चीज़ को मैंने लिख दिया है, लेकिन अब इन सारे चीज़ों को एक एक शब्द को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे फीमेल SC और ST को छोड़ करके आपको 200 पे करना है। वो 200 पे आप आइदर ऑनलाइन कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर, रुपए या यूपीआई, या फिर आप पे बाय कैश कर सकते हो बैंक में। आजकल वो एक्सेप्शन कोई महान है तो वही ऐसा काम करते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका जो है EWS और OBC कैंडिडेट्स, इनके लिए मैंने एक अलग सेपरेट से वीडियो बना दिया है। लेकिन देखो जो भी आप EWS कैंडिडेट हो तो जो आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है, तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वो आपका बेस्ड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो 22-23 यानी कि जो 31 मार्च 23 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां तक के इनकम के, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस आधार पे आपका इनकम और एसेट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर में हो तो आप जनरल में ही ट्रीट होते हो। नॉन क्रीमी लेयर ये जो है ना 3 इयर्स के इनकम के आधार पर, कि इस 3 इयर्स में जो आप 22-23, 21-22, 2020 एंड 21, यानी कि इन 3 इयर्स जो थे उसमें आप नॉन क्रीमी लेयर में हो, तो सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट लास्ट डेट, फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। जैसे इस बार देखो फॉर्म जो आ रहा है वो 24 अप्रैल को आ रहा है। लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है 16 मई होगा 2023। तो आपका अप टू मैक्सिमम जो है वो 15 मई 2023 तक का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद यदि बनाओगे तो फिर आप इवन सेलेक्ट हो जाओ। हाँ, अब जो कैंडिडेट फॉर एग्जांपल आप ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, यदि आप जनरल कैंडिडेट में क्वालिफाई कर जा रहे हो, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर जा रहे हो, तो इवन इफ आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं भी होता है, आपका सर्टिफिकेट डेट के बाद भी है, रिजेक्ट भी हो जाता, तब भी आपको सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल 26 ईयर के हो गए, अब वो ओबीसी के हैं, तो वो तो जनरल में कितना भी मार्क्स ले आए, फर्स्ट रैंक भी ले आएंगे, तो वो तो ओबीसी वाले सीट पर ही ट्रीट होंगे ना। कोई एसटी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, 27 ईयर्स हो गया, तो भले वो फर्स्ट रैंक ले आए लेकिन वो ट्रीट तो SC ST में ही होंगे ना, क्योंकि वो जनरल में तो आ ही नहीं सकते हैं। जनरल का क्राइटेरिया ही है 25 ईयर्स। तो अप टिल यदि आपका 25 ईयर्स तक एज है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं हुआ, वो सर्टिफिकेट आपका मान के चलो डेट के बाद का है या गलत फॉर्मेट में है या जो भी कुछ है, तभी यदि जनरल कैंडिडेट में आप क्वालिफाई हो तो आप क्वालिफाई माने जाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो 2019 में क्या हुआ, EWS फर्स्ट टाइम लागू किया गया था, उसमें कुछ कैंडिडेट थे जिनका देखोगे कि अभी भी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ है, कुछ जो बाद में जिनका रिजल्ट आया, और कुछ कैंडिडेट हैं जिनका पीओपी भी हो चुका, पासिंग आउट भी, तो यानी कि सेम बैच में 1+ ईयर का गैप हो गया ना। लेकिन वो कैंडिडेट जो EWS में तो थे लेकिन वो जनरल कैंडिडेट के जनरल क्राइटेरिया में क्वालिफाई कर गए, तो उनका रिजल्ट आ गया था उस समय EWS के होने के बावजूद भी। और बाकी जो कैंडिडेट प्योर जो EWS में आ रहे थे उनका रिजल्ट नहीं आया था।
तो हमेशा ध्यान रखो कि यदि आप जनरल कैंडिडेट में होते हो और एज आपका उस ब्रैकेट में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एज क्रॉस कर जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ग्रुप में ट्रीट होगे। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट हैं वो टाइमली आप अपना सर्टिफिकेट बना ले। एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो चूंकि हमेशा वैलिड रहता है, क्योंकि वहाँ इनकम क्राइटेरिया का कोई मतलब ही नहीं है। इवन इफ आपका इनकम 200 करोड़ है तब भी आप एससी एसटी हो तो हो, उसमें आपके फादर मदर या जो भी हैं इवन आईएएस हैं या फिर कुछ भी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ओबीसी हैं ईडब्ल्यूएस हैं वहाँ इनकम मायने रखता है, इस वजह से इनकम जो है रेगुलर चेंज होते रहता है। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन वंस कोई भी कैंडिडेट हैं तो वो विड्रॉ भी करने का प्रोविजन होता है। ये जो लास्ट 10 ईयर्स के जो हैं 2013 से 2022 तक नंबर ऑफ सीट्स और रिटेन में कितने रिजल्ट हुए, तो ये 2013 इस साल में फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ था और 2012 में मैं रिटेन क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैं इंटरव्यू में गया नहीं था, कुछ मेरे अपने प्रॉब्लम्स थे। ओके, तो 2013 में आपके 424 सीट्स थे तो रिटेन में रिजल्ट 2450 मिला था। 2014 में 136 सीट तो 720 रिजल्ट रिटेन में। 2015 में 304 सीट्स 1611 इसमें रिटर्न में रिजल्ट। 2016 ये आपका 270 सीट्स 1307। लास्ट यदि देखोगे तो अभी जो जिनका फिजिकल और मेडिकल चल रहा है तो 2022 का तो 253 सीट्स हैं और 1474 कैंडिडेट्स का रिटर्न में रिजल्ट आया। जो 21 का है जिनका इंटरव्यू बीच में रुक गया, इंटरव्यू चल रहा था लेकिन बीच में जो भी केसेस चल रहे थे तो अब वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। तो 171 सीट्स उसमें से हैं और जो रिटर्न क्वालिफाई हुए थे 1103 और जिसमें से 454 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लेकिन इसमें से कुछ कैंडिडेट जो हैं ऑलरेडी 2020 वाले में सेलेक्ट हो चुके थे और वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी तो 454 इसमें से बचे हुए। तो इसी ढंग से ये लास्ट 10 ईयर्स के हैं कि इतने सीट्स थे और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए हैं। इधर देखोगे कि हाईएस्ट नंबर जो ये 10 में 2018 में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स था 466। तो देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिटर्न रिजल्ट भी 2934। देखो ये इस वजह से ऑलमोस्ट देखो 6 टाइम जो है करीब 5 से 6 पॉइंट समथिंग टाइम्स तक रिजल्ट दिया जाता है। उसमें क्या होता है ना कि मोर देन हाफ कैंडिडेट जो होते हैं, कुछ कैंडिडेट रिटेन क्वालिफाई करके सपोज उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था तो वो बाहर हो गए। कुछ कैंडिडेट हैं कि जाते ही नहीं हैं, बस टेस्ट करने के लिए एग्जाम दे देते हैं। कुछ वो कैंडिडेट होते हैं जो हाइट जिनका नहीं हो पाया, कुछ का है चेस्ट नहीं हो पाया, कुछ का चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पाया, कुछ लोग का मेडिकल में गड़बड़ हो गए, कुछ लोग रनिंग नहीं कर पाए, कुछ लोग लॉन्ग जंप नहीं कर पाए। तो इस जितने रिटर्न रिजल्ट आप सोचो, यहाँ ये देखो 21 का 1103 कैंडिडेट का रिजल्ट रिटर्न में आया और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कितने बचे हैं 454, लेस देन हाफ। ओके, तो ये है। नेक्स्ट ये आपका 2012 से लेकर के 2020 तक ये देखो नंबर ऑफ पीपल्स जो अप्लाई किए हैं और नंबर ऑफ पीपल जो एक्चुअल में अपीयर हुए हैं। तो आप लास्ट 2020 का जिनका सिलेक्शन एक्चुअल में जिस बैच का हो चुका, तो देखो 2,96,066 कैंडिडेट अप्लाई किए, लेकिन अपीयर कितने हुए जस्ट लेस देन 90,000। इसमें देखो 2019 में अपीयर कितने हुए लेस देन 88,000। अब ये देखो इसमें से ये 2018 में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी था इधर में, तो 3,07,296 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, लेकिन एग्जाम इसमें भी कितने दिए 1,08,677। तो एग्जाम देखोगे कि ये हाईएस्ट नंबर जो एग्जाम दिए हैं इस साल मैं सेलेक्ट हुआ था, तो इसमें 1,12,590 कैंडिडेट ये यानी और रिटेन इसमें से 2450 का रिटेन क्वालिफाई हुआ था। ओके, सो इसमें से नॉर्मली देखो हर साल ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 33 से 35-36% ही जस्ट एग्जाम में अपियर होते हैं। तो इसी को आपको काउंट करना है और इसमें भी हमेशा ध्यान रखो यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो, ये जस्ट डेटा मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि इन चीजों को ये नहीं देखो बहुत बार होता ना कि इतने लोग फॉर्म भरे हैं उससे नहीं है, अपियर कितने हो रहे हैं। और अपियर हो रहे हैं तो मेरा अपना मानना है कि मैं तो अपने स्टैंडर्ड से देखता हूं तो मैं 10% को कंपटीशन में मानता हूं, लेकिन मैं लिबरल होकर के करता हूं तो 20% को कंपटीशन में मानता हूं। तो यदि आपके 90,000 कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं सपोज, तो इसको 20% मानोगे तो 18,000 उतने ही सीरियस कैंडिडेट हैं। बाकी जो हैं कि हाँ हम अपियर हो रहे हैं,
जो कैंडिडेट मानो कि इसमें सिविल सर्विसेज के मेंस दिए हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे, स्टेट पीसीएस के कुछ मेंस दिए हुए हैं, कुछ इंटरव्यू दिए हुए हैं, या जो लोग रेगुलर टेस्ट लिख रहे हैं, जो लोग रेगुलर वर्क कर रहे हैं, उन्हीं को मैं कंपटीशन में मानता हूँ। बाकी भीड़ करने के लिए है कि हाँ हम भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सिलेक्शन हो या ना हो, भोकाल तो आप टाइट कर ही सकते हो ना कि हाँ हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही होते हैं। ओके, आप मानो मैं अपने स्टैंडर्ड से हमेशा जितने भी एग्जाम्स में मैं मानता हूँ 10% में रियल कंपटीशन है, लेकिन थोड़ा लिबरल हो तो 20%, हमसे बहुत ज्यादा लिबरल हो जा रहे हो तो 25% को मानोगे कि वो कंपटीशन में रियल में है। क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे कि 250 यदि रिटन में ये पेपर 1 में है तो 250 में कुछ है 50 मार्क्स लाएंगे, 60 मार्क्स लाएंगे, तो एक्चुअल में कंपटीशन में नहीं है। ओके, एग्जाम जो होता है ऑब्वियसली 3 स्टार ऑफिसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीवाईएसपी, तो आपको 5 फोर्स में जो भी है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इसमें आपको चूज करना है कोई एक, लेकिन कंडीशन डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड प्रेफरेंस यू आर गेटिंग। सपोज आपने चॉइस तो सीआईएसएफ इन नॉर्मल, आप शायद देखे हुए होंगे, जानते होंगे, सीआईएसएफ को जनरली लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो इसमें जो टॉप रैंकर्स देखोगे मेजोरिटी सीआईएसएफ को चूज करते हैं। इट डजेंट मीन कि सारे लोग नहीं, हमेशा हर साल देखोगे टॉप 10 में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो सीएसएफ को आखिरी चॉइस देंगे, ऐसे भी चॉइस होते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं आईटीबीपी दे रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल हर बार मैं देखता हूं कि टॉप 10 में 1-2 कैंडिडेट ऐसे होते हैं आज की डेट में कि आईटीबीपी उनका रहता है, कुछ ऐसे होते हैं सीआरपीएफ देते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूं। तो आपका रैंक यदि 200 सपोज आया, 250 है, तो एक तो आप जनरल में होगे तो उस ये मैं सिलेक्शन मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन सपोज 150 है, अब आपको अपनी चॉइस फिर मायने नहीं रखता, रैंक में मायने रखता। जो टॉप रैंकर हैं उनके लिए चॉइस मेन मायने रखता है, तो आपका चॉइस ये प्रेफरेंस और रैंक ये दोनों मायने रखता है। एग्जाम जो कंडक्ट होता है इसको मानो एक तरह से 3 स्टेज मानो। तो 3 स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में रिटेन है 2 पेपर, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है 125 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो 125 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच मींस 250 मार्क्स। पेपर 2 है जो सब्जेक्टिव पेपर है, कन्वेंशनल आपका राइटिंग उसमें करना है, तो 200 मार्क्स का। उस 200 मार्क्स में क्या है, आपके 80 मार्क्स के ऐसे हैं। 80 मार्क्स ऐसे में आपके पास चॉइस है, इधर आप इंग्लिश में लिख सकते हो या हिंदी में लिख सकते हो। 40 मार्क्स के इसके आर्गुमेंट होते हैं, यानी 80 मार्क्स में सिर्फ आपके पास चॉइस है, इधर हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रीफर कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। लेकिन जो रेस्ट 120 मार्क्स है उसमें यू हैव नो चॉइस, ओनली यू हैव टू सेलेक्ट इंग्लिश। तो इसमें 40 मार्क्स के आर्गुमेंट होंगे, 20 मार्क्स के रिपोर्ट राइटिंग होंगे, 20 मार्क्स के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, 15 मार्क्स के आपके प्रेसी राइटिंग होंगे, और रेस्ट जो 25 मार्क्स बचते हैं उसमें ग्रामर होगा। ग्रामर में सपोज 5 मार्क्स के जो सेंटेंस करेक्शन के होते हैं, 10 मार्क्स के जो प्योर ग्रामर आपको एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, नरेशन, वॉइस, डिग्री ये सब चेंज करना, और जो 10 मार्क्स के होते हैं वो वर्ड पावर आपका चेक किया जाता है कि वर्ड्स या फ्रेजेस दिए हुए हैं उससे सेंटेंसेस बनाने के लिए। प्रीवियस कुछ ईयर्स में देखो तो एंटोनिम्स दे देते थे कि आप एंटोनिम्स लिखें और उसके बाद सेंटेंस बनाए, कुछ में सिनोनिम्स दे देते थे उसके बाद बोलते थे सेंटेंस बनाने के लिए, तो उस टाइप का। नेक्स्ट जो स्टेज होता है आपका, वंस रिटन आप क्वालिफाई कर गए, जब रिटन क्वालिफाई कर गए तो आप डीएफ भरोगे, यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। एक फॉर्म तो आप अभी भर रहे हो जनरल, उसमें सारे चीजें नहीं मांगा जाता है, लेकिन वंस रिटन आप क्वालिफाई करते हो तो क्या है, आप 1% 2% के अंदर आ जाते हो। अब इन सारे कैंडिडेट्स का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाता है, उसको फिल कर दोगे, उसके बाद आपको फिजिकल और मेडिकल एक नोडल फोर्स है वो कंडक्ट आपको करवाएगी। तो फिजिकल और मेडिकल में क्या है, आपको मार्क्स नहीं अवार्ड किए जाते हैं, लेकिन इस स्टेज को पार किए बिना तीसरा स्टेज पे आप नहीं जा सकते हो। तो जब सेकेंड स्टेज पार कर गए फिजिकल और मेडिकल वाला, जो कि अभी 22 बैच वाले के लिए स्टार्ट हो चुका, 27 से चल रहा है और शायद 24 लास्ट डे रिपोर्टिंग है, तो फिर 25 6 तक मार्च तक चलेगा। और तीसरा जो राउंड है पर्सनालिटी टेस्ट, पीटी या इंटरव्यू इन जनरल जिसको कहते हो, तो 150 मार्क्स का, यानी कि जो आपके मेरिट लिस्ट बनते हैं वो 450 रिटेन प्लस 150 पर्सनालिटी टेस्ट, तो 600 में मेरिट लिस्ट बनते हैं। जो अभी तक देखा जाए तो कट ऑफ क्या है, 320 जनरल का हाईएस्ट, रिजर्व लिस्ट मिला करके 2020 वाले बैच में
जो 320 हाईएस्ट गया है। 2019-20 इसमें से कट ऑफ जो है अच्छा खासा जंप किया है, क्योंकि क्या है, धीरे धीरे हर एग्जाम में एक्सपोजर जितने मिलते जाते हैं, जितने नए नए लोग जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो सीएससी का मेंस दिए हुए हैं, इंटरव्यू दिए हुए हैं, वो सब भी यहाँ आते हैं। तो मार्क्स इधर देखो 2 साल से, या फिर अब जो 21 का जब रिजल्ट आएगा या 22 का, तो इधर कट ऑफ एक ज्यादा जाने का रीजन जानते हो क्या है? कि पेपर 2 में कैंडिडेट्स अच्छा खासा मार्क्स ला रहे हैं, जो सीएससी का इंटरव्यू दिए हुए हैं, सीएससी का मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, उनकी राइटिंग तो अच्छी होगी ना। पेपर 1 में कट मार्क्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स में चेंज नहीं हुआ। पेपर 2 में हमारे टाइम में देखा जाए तो एवरेज कैंडिडेट का 65, 70, 80, उससे ज्यादा रेयर कैंडिडेट को ही आता। आज की डेट में देखो सेलेक्टेड कैंडिडेट का 100 के क्लोज या 120 वाले में देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 90 प्लस वाले, 100 प्लस वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो पेपर 2 का मार्क्स काफी इंक्रीज हुआ है इस वजह से आपका। तो ये मानो कि स्टैंडर्ड में, ये हम माने कि इसी स्टैंडर्ड का पेपर रहे, तो आप ये जनरल कैंडिडेट में हो तो 330 340 का आपको टारगेट रखना होता है। नेक्स्ट जो सिलेबस है, यदि हम पेपर 1 का देखते हैं तो पेपर 1 का सिलेबस में पहला देखो तो इसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 4 चॉइसेस हैं और 1/3 नेगेटिव है, 2 मार्क्स 1 करेक्ट आंसर का। तो मल्टीपल चॉइस होता है। इसमें जो सिलेबस है जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें जो जनरल मेंटल एबिलिटी में आपके मैथ्स क्वांट चेक किया जाएगा। कुछ टाइम तक पहले तक देखो तो 20 क्वेश्चन इसमें फिक्स रहते थे, आजकल 15-16 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा। और जो 4 to 5 क्वेश्चन जो कम किए हैं वो साइंस में न्यूमेरिकल ऐड किए कर दिए हैं। आप क्लास 9th क्लास 10th में होगे तो आपने साइंस का, यदि इवन इफ 12th में 11th में आपने साइंस नहीं लिया, फिर भी क्लास 10th तक तो आपने साइंस पढ़ा, तो उसमें क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल जो सोल्व करते हो तो ये न्यूमेरिकल उसमें से कुछ ऐड कर दिया गया। अब जनरल साइंस आज के डेट में जो है ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, 125 में से 30 क्वेश्चन जो है करीब करीब इसी से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science, etc. नेक्स्ट आपका करंट, तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो रसिया में हो, यूक्रेन में हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ईरान में हो, जो कुछ भी हो रहा है। अब G20 समिट फॉर एग्जांपल, G20 का अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो आपको जानना होगा G20 क्या है। IMF किसी को लोन नहीं दे रही है, किसी को दे रही है, डिफॉल्ट कोई कर रहा है, आपको जानना होगा। तो इंटरनेशनल नेशनल जो भी न्यूज है उसको आपको जानना पड़ेगा। सपोज इंडियन क्रिकेट टीम 40 ईयर्स इस बार जो वर्ल्ड कप जीती थी उसका 40 ईयर्स पूरा हुआ, तो भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा, तो ऑब्वियसली आपको जानना चाहिए। भारत का कुछ अचीवमेंट मान के चलो हुआ, कभी इमरजेंसी लगाया गया, कुछ चीजें ऐसी हुई, तो इस ईयर में मान के चलो किसी चीज का 50 ईयर्स पूरा हो रहा है, किसी का 100 ईयर्स पूरा हो रहा है, किसी का 200 ईयर्स पूरा हो रहा है, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में करंट से अपडेट करना है। तो द क्वेश्चन टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द ब्रॉड एरियाज ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंटल इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस। ओके, नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसमें क्वेश्चंस शैल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, social system and public administration, economic development in India, regional and international security issues and human rights including its indicators. नेक्स्ट आपका है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें क्वेश्चंस विल ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट्स इन द सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। दिस शैल आल्सो इंक्लूड द एरिया ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। देखो इसमें से क्या है, एंशिएंट इंडिया से लेकर के और आपको मॉडर्न इंडिया तक ये सारे पढ़ने हैं। इवन इफ स्पेसिफिकली एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न नहीं दिया हुआ, लेकिन सारी चीज को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट फिर है आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड वर्ल्ड। अब मान के चलो कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के पड़ोस में कौन से देश हैं, ये सारे आपको जानना पड़ेगा। जो इंडियन ओशन है, इसमें कितने कंट्री इसके सराउंडिंग में है। मान के चलो ये आयोरा है, वो क्या है, I2U2 है, ये क्या है, इसमें कौन कौन से देश। तो ये ज्योग्राफी से, ये आपका करंट से भी है और ज्योग्राफिकल भी आपको उस एस्पेक्ट में जानना है।
पेपर 2 जो है उसको जनरल स्टडीज, एसे और कंप्रिहेंशन कहते हैं। इसमें 2 पार्ट हमने ऑलरेडी बताया कि जो पार्ट 1 है उसमें से आपको एसे आते हैं, वो एसे टोटल 80 मार्क्स के होंगे। तो इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई में भी लिख सकते हो, और इसी में बस चॉइस है। बाकी जो 120 मार्क्स हैं जो पार्ट 2 है, पार्ट बी है, उसमें से आपके पास चॉइस नहीं होता, ओनली यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। तो जो एसे है वो एसे आपको 6 एसे अभी दिया हुआ रहता, 6 में से 4 आपको चूज करके लिखना है। 2012 तक जो है 4 ऐसे टॉपिक रहते थे, 1 लिखना होता था, वही 180 मार्क्स का होता था। अभी आज के डेट में जो है 4 20 मार्क्स के। तो उस समय जब 80 का था, 80 मार्क्स का, तो 800 वर्ड्स में लिखने थे। अब 4 कर दिया तो 300 इंटू 4 यानी कि 1200 वर्ड्स लिखने हैं। तो एक ऐसे के लिए आपको अभी 3 पेजेस दिए जाते हैं, तो यानी कि 12 पेजेस टोटल रहेंगे ऐसे 4 ऐसे के लिए आपको। ठीक है, तो जो टॉपिक्स होंगे, इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका जो पार्ट बी है ओनली इंग्लिश में है, 120 मार्क्स का। तो इसमें कंप्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, अदर कम्युनिकेशंस और लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, मार्क्स 120। टॉपिक्स आर comprehension passage, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो हमने ऑलरेडी बताया, देखो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फिजिकल के लिए, तो मेल के लिए जो 165 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 81 सेंटीमीटर और अनएक्सपेंडेड और विद 5 मिनिमम एक्सपेंशन करना है। वेट आपका जो होना चाहिए, बॉडी वेट मिनिमम 50 केजी। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट नॉट एप्लीकेबल और जो वेट है मिनिमम 46 केजी। जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मेल के लिए 4 इवेंट्स, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स। तो मेल के लिए जो 4 इवेंट्स में से एक 100 मीटर दोनों में कॉमन, तो मेल के लिए 16 सेकेंड, फीमेल के लिए 18 सेकेंड। 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड मेल के लिए और 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 मीटर। इसमें सिर्फ आपको अटेम्प्ट दिया जाता है, 3 चांसेस दिए जाते हैं। शॉर्ट पुट यानी कि जो गोला होता है, स्फेयर होता है, तो 7.26 केजी का, ये ओनली मेल के लिए है, 4.5 मीटर इसको फेंकना है। ओके, अब रीमेडिकल, देखो इसके पहले जो फिजिकल में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो फिजिकल में वंस डिस्क्वालीफाई हो गए इसका मतलब आप बाहर हो गए। लेकिन यदि मेडिकल में आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको मौका दिया जाता है वंस अगेन अपियर होने का। 21 बैच तक में क्या हो रहा था कि 21 बैच तक में आपको टाइम दिया जाता था, मिनिमम 45 डेज आपको टाइम दिया जाता था रीमेडिकल में। इस बार 22 ऐसा पहला बैच है जिसमें रीमेडिकल में कंटिन्यूएशन में हो रहा है। तो इसमें से कुछ चीजें जो और होंगी रीमेडिकल के संबंध में, क्योंकि 22 में पहली बार चेंजेस हुआ है, तो जब एक बार प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद मैं इस पर नेक्स्ट डिस्कस करूंगा सही से। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग एंड सैलरी जो भी है, वंस आप सेलेक्ट हो गए तो आपको 12 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर में। जहां फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ में आप ज्वाइन करते हो तो गुरुग्राम में आपको, गुड़गांव यानी कि वहाँ कादरपुर एकेडमी है। अब सीआईएसएफ जाते हो तो सीआईएसएफ में तो नीसा आपका है। ओके, तो सीआईएसएफ में नीसा हैदराबाद, तो आपका अपना ये, और उसमें से बीच में 2 वीक्स का ब्रेक दिया जाता है। वंस 6 मंथ आपका कंप्लीट हो गया, 6 मंथ के बाद एग्जाम देते हो, तो उसके बाद आपको 2 वीक्स का ब्रेक दिया जाता है। अब फिर बेसिक जो पे होता है तो 56,100 प्लस डीए और कुछ कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं। तो मान के चलो कि जब आप ज्वाइन करोगे तो मोर देन 85,000 आपका, 85 से 90,000 करीब करीब 90,000 के आसपास रहेगा। वंस ट्रेनिंग आप कंप्लीट करते हो तो जब ट्रेनिंग फिनिश हो जाता है, यानी कि ये ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मैं बता रहा हूँ कि जब आप ज्वाइन करोगे तो मिनिमम 85,000 90,000 के करीब करीब, डिपेंडिंग ऑन है ना कि जो भी डीए वगैरह किस ढंग से बढ़ता है, कुछ और कंपोनेंट से किस ढंग से, तो 85 टू 90,000 मिलेगा। वंस ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कहाँ पोस्टिंग है। सपोज कोई कोबरा में जाएगा तो उसको सपोज उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए चलो 1,25,000 या 1,30,000 या जो भी उस ढंग से हो जाएगा, तो ये मिलेगा। और आपको एक्सपेंसेस आपको अपना करना होता है। लेकिन एक्सपेंसेस क्या है ना कि ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ज़्यादा खर्च होता है, कि सपोज ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मान के चलो एवरी मंथ 30,000 आपको खर्च हो सकता है, 35,000 भी हो सकता है, और डिपेंडिंग ऑन, वो तो आप खर्च करने की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन मिनिमम आपको 30,000 35,000 आज की महंगाई के अनुसार करना ही पड़ता है। वंस ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर देते हो
तो फिर आपको रिलेटिवली कम खर्च होते हैं, क्योंकि आपके पास सारी सुविधाएं होती है। रूम रेंट के नाम पे आपको 1,000 रुपये से भी कम लगते हैं पर मंथ। फिर आपको कुक है आपके पास मिला हुआ होता है, और सारे राशन वगैरह जो हैं रिलेटिवली आपको कैंटीन में सस्ते ही मिल जाते हैं। तो उसके बाद ट्रेनिंग का, हाँ, फिर तो एक एक्स्ट्रा जो अपर एक्सपेंडिचर है उसकी कोई लिमिट नहीं है। इवन 1 लाख मिल रहा है तब भी आप उसके 1 लाख से ज़्यादा भी खर्च कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खर्च फिर नहीं होता है आपके अनुसार। ओके, ये बुक्स वगैरह है कि जो आपके पॉलिटी जो है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत। ये लक्ष्मीकांत एक तरह से ना मार्केट में अभी पॉलिटी के लिए जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए बेस्ट बुक अवेलेबल है। फिर आपको एनसीईआरटी की पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, ये क्लास और 11 का। तो इसमें आपको पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। फिर है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एक्चुअली ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है ना। पेपर 2 में आपको थोड़ा हेल्प करेगा। फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए, और एनसीईआरटी क्लास 12 का थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये मैंडेटरी है, ठीक है एकदम। एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन, ये इंडियन आर्ट, तो एनसीईआरटी का क्लास 11th और 12th का आर्ट एंड कल्चर के लिए। और ऑप्शनल है, आप ये पढ़ सकते हो, इनको पढ़, लेकिन ये वाला ऊपर वाला मैंडेटरी है, नीचे वाला ऑप्शनल है कि आप इसको पढ़ भी सकते हो। जो ये है मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी पुराना बिपिन चंद्रा वाला, मेडावल इंडिया पुराना आपका सतीश चंद्रा का, और एंशियंट इंडिया ओल्ड वाला जो है एनसीईआरटी 11 आर एस शर्मा का। फिर ज्योग्राफी है तो एनसीईआरटी का क्लास 11 वाला पढ़ो, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, और क्लास 12 वाला फिजिकल फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और मैप और एटलस मैंडेटरी है। और इसको मेजोरिटी आपका इससे कवर हो जाएगा। उसके बाद आप यदि चाहो तो इंग्लिश मीडियम वाला जीसी लियोंग ले लो, और हिंदी मीडियम वाला महेश बर्नवाल को आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इकोनॉमी में एनसीईआरटी का क्लास 9th 10th आपका, ये सॉरी 9th 10th, ये 11th और 12th। ओके, तो इसमें से देखो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और एक माइक्रो है आजकल माइक्रो भी, तो एक माइक्रो भी कर लो। तो देखो इसमें ये क्या है, 9th 10th बहुत छोटा पतला पतला है, तो 2 इधर हो गया, एक आपका क्लास 11th वाला, और क्लास 12th में 2, यानी कि 5 बुक्स हुए। लेकिन ये 5 बुक्स सब पतले पतले हैं ना, तो इसको अब ऑप्शनल है, ये रमेश सिंह एक्चुअली बहुत वास्ट भी हो जाता है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है उसके लिए है, अदरवाइज इसको छोड़ ही दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। और फिर आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, तो वो लेटेस्ट जो इस बार का है। साइंस में है, आप एनसीईआरटी 9th और 10th का पढ़ो। 9th में आपका 15 चैप्टर हैं, 10th में आपके 16 चैप्टर हैं, तो 31 चैप्टर। और बायोलॉजी जो टेक्स्ट बुक है क्लास 12th का, उसका एनसीईआरटी का यूनिट 8 9 पढ़ लो। और फिर जो आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, तो बायोलॉजी वाला जो यूनिट 10 पढ़ लो, और बाकी जो करेंट वाला है उसको कर लोगे। और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपके अनिवार्य हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप मिनिमम 5 ईयर्स का आपको करना चाहिए, और यदि 10 ईयर्स का करते हो तो ये ज़्यादा बेटर है। तो ये कुल मिला। अब ये देखो पेपर 2 में आप पूछोगे, तो पेपर 2 में एक्चुअल में क्या है ना, कि एक रे एंड मार्टिन का ले सकते हो, रे एंड मार्टिन। तो ये बस मान के चलो कि ग्रामर और बेसिक इंग्लिश थोड़ा सा लिखने के समझने के लिए। बाकी पेपर 2 में जो है मेजोरिटी जो पेपर 1 में आपने पढ़ा है, सिर्फ जो प्योर इंग्लिश वाला है, ग्रामर वाला कंपोनेंट है, उसको आप रे एंड मार्टिन से कवर कर लो। रे एंड मार्टिन के अलावा ये आपको कोई बुक लगता है, जैसे एक अशोक कुमार सिंह का आता है स्टूडेंट फ्रेंड्स का, उसको भी ले सकते हैं, या जो आपको बुक लगे। इसमें मैं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलूंगा। और उसके बाद जो आप पेपर 1 में पढ़ते हो उसका कंटेंट को आपको यूज करना है। और न्यूज़पेपर एडिटोरियल जो है वो मैंडेटरी है। ओके, न्यूज़पेपर एडिटोरियल ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक्स जो इस एग्जाम के बारे में जानना था वो मैंने इसमें डिस्कस किया। फिर धीरे धीरे एक कंटिन्यूअस ये डायलॉग है, मैं रेगुलर रूप से चीज़ों को अपडेट करते रहता हूँ। और जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन यदि किसी को लगता है कि पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, तो प्लीज प्लीज मैसेज करो, आइदर व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। देखो कोई भी एग्जाम हो, एक स्टैंडर्ड एग्जाम, खास करके यूपीएससी का जब हम एग्जाम देते हैं, तो यूपीएससी का एग्जाम अपने आप में एक स्टैंडर्ड होता है। और स्टैंडर्ड तब बढ़ जाता है खास करके जब जिसमें कन्वेंशनल भी लिखना हो। तो इस एग्जाम की ब्यूटी क्या है कि एक ही दिन में आपको
ऑब्जेक्टिव भी 125 क्वेश्चन 2 आवर्स में सोल्व करना पड़ता है, और सेम डे 3 आवर्स में आपको 4 ऐसे, 2 आर्गुमेंट राइटिंग, 2 रिपोर्ट राइटिंग, 1 प्रेसी, 1 रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर के चीजों को कंप्लीट करना पड़ता है। और जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें ये मानो कि कॉपियां जो है, आपकी कॉपी जो है प्रॉपर तरीका से चेक किया जाता है। जैसे आप एकेडमिक एग्जाम देते हो, 10th का देते हो, 12th का देते हो, ग्रेजुएशन का देते हो, तो नो डाउट वहाँ भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ कॉपी अच्छे तरीके से चेक होती है। लेकिन जो मेजोरिटी है डिग्री वगैरह कॉलेज में या 10th 12th में, बिलीव मी, मेजोरिटी ऑफ जगह जो है कॉपियाँ अच्छी तरीके से चेक नहीं होती है। उसमें से बहुत सारे होते हैं, बल्क में होते हैं, तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जस्ट ऐसे सोचो इसको कि आपकी क्लास में सारे स्टूडेंट 80% ले आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूपीएससी में कोई टीचर चेक कर रहा है, सपोज उसको 500 कॉपियां चेक करने के लिए दी गई, और उसने सारे स्टूडेंट्स को 140 दे दिया पेपर 2 में, तो 140 मीन्स 70% मार्क्स। सोचो, आपने ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स दे दिया सबको, शायद हो सकता है इंक्वायरी ना बैठे, लेकिन इसमें तो जरूर बैठेगा, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही कोई कैंडिडेट जो है 120 प्लस क्रॉस कर पाते हैं। आपने सारे को 140 दे दिया, नहीं तो ये, और या फिर आपने सबको 30-30 मार्क्स दे दिए, तब भी आप पर दिक्कत होगा। तो यहाँ इन जनरल जो है कॉपियाँ अच्छी तरीके से चेक होती है। मेरा खुद मैं इस एग्जाम को 2 टाइम्स अपेयर हुआ, दोनों टाइम रिटर्न क्वालिफाई किया, लेकिन 2012 वाले में मैं इंटरव्यू में नहीं गया क्योंकि मैंने री मेडिकल का फॉर्म जमा नहीं किया था। तो 2013 में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद मैं जॉब भी कुछ दिन किया। फिर मैं 2017 से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ इस एग्जाम के लिए। तो ऑब्वियसली मेरी भी इनिशियल टाइम में मुझे भी प्रॉपर तरीका से आइडिया नहीं, एक स्टूडेंट होना डिफरेंट चीज़ होती है, एक टीचर जब हम होते हैं तो डिफरेंट तरीके से हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा, हाँ, कि मैं इस ढंग से कॉपी चेक कर रहा हूँ। फिर मैंने चेक किया कि जो जिन कैंडिडेट्स का मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ उनको एक्चुअल में यूपीएससी कितने मार्क्स दे रही है। तो अब इतने दिनों से 2017 से अभी 2013 चल रहा, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ, अब मैं खुद ही जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा, जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे कैंडिडेट्स मोर एंड मोर साथ आते जाते हैं, तो मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक्यूरेट चेक करूँ, और लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि परफेक्ट आप कोई भी नहीं कर सकता। इवन जो यूपीएससी के कॉपी चेक करते हैं, सेम एग्जामिनर को सेम कॉपी 2 डिफरेंट टाइम्स में दिया जाए चेक करने के लिए, मान के चलो उसकी 2 जीरोक्स कॉपी रख लो, और एक आज उनसे चेक कराओ, एक हो सकता है 6 घंटा बाद ही चेक कराओ। तो यदि उन्होंने ध्यान रखा हुआ हो कि अच्छा इस कॉपी में हमने इतने मार्क्स दिए हैं, अब इतने ही दूंगा, वो दूसरी बात है। लेकिन यदि उनको रैंडम दे दो और उनको पता ध्यान ना रहे कि अच्छा ये कॉपी को मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ, तो सेम मार्क्स नहीं आ सकता है। तो वो वेरिएशन होता है। तो कुछ जो सब्जेक्टिव में होते हैं वो लिटिल चेंजेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट्स थे जिनको हमने मार्क्स दिए, जैसे इस बार 2020 वाले में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो 100 प्लस क्रॉस किए। तो 100 प्लस मैंने कुछ कैंडिडेट्स को दिया, हर बार ये देता हूँ, किसी को 90 भी देता हूँ जो जितना डिजर्व करता। तो मैं उसको मैच करता हूँ कि क्या हमने जिनका कॉपी चेक किया, मैंने जो मार्क्स दिया, क्या वो आ रहे हैं, आ रहे हैं तो ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो जो फाइनल सिलेक्शन होता है, तो आपके जो भी 1 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, क्योंकि एग्जाम जो दिए हैं उनको काउंट करो। अब 1 लाख में सपोज 1500 कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई किए, इसका मतलब क्या है, 98.5% तो ऐसे ही बाहर हो गए। अब इसमें से 1500 में से सेलेक्ट कितने हो रहे हैं, 300 हो रहे हैं या 250 हो रहे हैं, तो समझ सकते हो 0.25% सिलेक्शन, यानी कि 400 में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है। तो इंटेंस कंपटीशन है, लेकिन इंटेंस कंपटीशन के बाद भी मैंने बताया ना कि कट ऑफ जो क्या है अभी कम ही जा रहा। 320 हाईएस्ट अभी इधर गया है। तो जनरल कैंडिडेट का, अब रिजर्व कैटेगरी के तो और कम है, मान लीजिए SC ST में है तो उनके और कम है। लेकिन यदि 320 भी लेते हो तो आपके क्या है, 53.3% है, 53.33%। तो अभी भी तो सोचो कि बेंचमार्क से कम है। तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी केक वॉक पेपर नहीं होता है। आप लेकिन रेगुलर से कंसेप्ट पढ़ते हो। 12th क्लास मेजोरिटी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जो लिमिटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 12th क्लास तक आपका कमांड होना चाहिए। साइंस में कुछ एक पोर्सन को छोड़ करके 10th क्लास तक आपका कमांड होना चाहिए। मैथ जो है क्लास 10th तक का कमांड होना चाहिए। इंग्लिश वाला कंपोनेंट है जो उसमें भी 10th तक चाहिए। लेकिन जो पेपर ऐसे वगैरह लिखना है उसमें मैच्योरिटी लेवल आपको ग्रेजुएशन वाला चाहिए, तभी आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो। एडिटोरियल पढ़ने का आपका हैबिट है, आप एडिटोरियल को समझ सकते हो, तो आपका रिजल्ट हो जाता। हमेशा ध्यान रखो कि 3 कंपोनेंट्स में जो पेपर 1 है, पेपर 1 आपका क्या है, 250 मार्क्स का है। और पेपर
2 जो है वो 200 मार्क्स का है और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट पीटी जो है वो 150 मार्क्स का। तो ये ध्यान रखो कि इस 3 कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट में आपका अच्छा होना चाहिए। सपोज किसी का पेपर 1 अच्छा है और उसने 170 या 160 पेपर 1 में ले आया, पेपर 2 में मान के चलो थोड़ा खराब ही गया, 80 मार्क्स लाया, तो इसके कितने हो गए? 240 हो गए। अब इंटरव्यू में सपोज क्या है कि इनको 80 भी ले आए तो कितना हो गया? 320 हो गया। या 90 ले आए, 90 एक बेंच मार्क है तो 330 हो गया, आराम से रिजल्ट हो जाता। यदि रिजर्व कैटेगरी के हो तो थोड़ा और कम भी लाओगे तो। लेकिन ये ध्यान रखो कि 2 कंपोनेंट आपका अच्छा होता है या तो आपका रिजल्ट। अब एक कंपोनेंट में थ्योरेटिकली कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सर 250 में ऑब्जेक्टिव में तो मैं 200 प्लस ले आऊंगा। मैं कहता हूँ डियर, किसी का टॉपर का भी आज तक मैंने तो पर्सनली नहीं देखा ना अभी तक किसी का कि जो मार्क्स मैं चेक किया हूँ, एटलीस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का तो मार्क्स वो लोग रिलीज करते हैं, तो किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट का 200 क्रॉस नहीं मैंने देखा हुआ है। और आप सेलेक्ट नहीं हुए अभी तक, तो आप ये कह रहे हो कि 200 ले आएंगे, तो ये हाइपोथेटिकल सोचना दूसरी बात है, अपने फुल्स पैराडाइज में रहना दूसरी बात है। हमें जो भी प्लान बनाना चाहिए वो प्लान जो है रियलिस्टिक होना चाहिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट रहता है तो आप बताओगे। ये कंटिन्यूअस डायलॉग है, चलता रह रहा है। मोर देन 3 ईयर्स से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो रेगुलर रूप से करता आ रहा हूँ। फिर उसके पहले जैसे मैंने बताया 2017 बैच से ही मैं गाइड कर रहा हूँ, तो ऑफलाइन में इलाहाबाद में प्रयागराज में स्टूडेंट्स को गाइड करता था। फिर कोविड-19 के ड्यूरेशन से ही एक तरह से बस ऑफलाइन ही चल रहा है। सॉरी, ऑफलाइन वो मैंने छोड़ करके ऑनलाइन में ही। तो जहाँ भी कैंडिडेट हैं आप जुड़ सकते हो चीज़ों को। ओके, थैंक यू।